आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग पिछले लेक्चर के आगे बढ़ेंगे। और पिछला लेक्चर हम आर्टिकल नंबर 75 पे पॉज किए थे। अब देखिए, इसी बीच में 75 आर्टिकल के पहले आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी उल्लेख था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो। ठीक है, 63 से 66 के बीच में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी वर्णन था आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 63 से 66। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आपको मैंने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, राज्यसभा का हेड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी हम लोग थोड़ा सा ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। और उसके बाद हम लोग ना प्रेसिडेंट के पावर्स के पास जाएंगे कि प्रेसिडेंट के पास मेनली आपको लगता होगा कि प्रेसिडेंट मतलब क्या ही है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड है। तो हम लोग क्यों उनको सेलेक्ट करते हैं और क्यों हमारे देश में ऐसा होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही होना चाहिए। तो आपको मैं उनकी शक्तियों से रूबरू कराऊंगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉमिनल हेड है, वो कुछ शक्तियां भी हैं उनके पास, है ना। तो वो जस्ट वाइस प्रेसिडेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63 ये कहता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, है ना। और ये बेसिकली कहाँ से लिया जाता है, इसका जो सोर्स है वो बेसिकली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अपने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन है। तो हम लोगों को लगा कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, तो हमने वहां से उठा लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखोगे तो बिल्कुल यूएसए में जैसा उनको अधिकार मिले हैं वैसे ही हमारे देश में भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले हैं। इन्हीं को जो भी इंसान हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है वो ऑफिसियो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाता है। ठीक है, किस चीज का, राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो हेड है वो एक्चुअली में कभी वो नहीं होता, मतलब उसकी कोई चुनाव नहीं होती। आप जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो मतलब बाय डिफॉल्ट जो ये बंदा होगा, ये जो इंसान होंगे वही राज्यसभा के भी चेयरपर्सन बन जाएंगे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे वो एक्स ऑफिसियो चांसलर भी बन जाएंगे। ठीक है, चांसलर बन जाएंगे किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, डीयू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाते हैं, है ना। अब हम आगे आते हैं, मुद्दे की बात यह है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको आता है कि ये क्या इलेक्ट होते हैं या ये अपॉइंट होते हैं या ये नॉमिनेट होते हैं। तो आपके दिमाग में ये सारे भ्रम नहीं होने चाहिए। ये अपॉइंट नहीं होते, ये नॉमिनेट नहीं होते, ये पर्सन, ये इनका भी इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। अब तो इलेक्शन होता है तो इसमें कौन भागीदारी लेता है, कौन इनको वोट देता होगा, क्या आप देते हैं वोट? तो ऐसा नहीं है, हम वोट नहीं देते। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, जो भी आपके लोकसभा और राज्यसभा के ऑल एमपी, जितने भी एमपी हैं, अब ऑल एमपी बोलने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें इलेक्टेड एमपी भी होंगे, जो इलेक्टेड सांसद भी होंगे और जो नॉमिनेटेड सांसद भी होंगे वो। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ये नहीं होता था नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट देंगे। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हमारे विधायक लोग भी वोट देते थे, यहाँ पे विधायक लोग कुछ वोट नहीं देते। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सांसद के लोग, जो संसद के लोग जो सांसद होते हैं वो यहाँ पे वोट देने आते हैं। तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि सारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड कितने होते हैं। ठीक है, 545, 245, 790 जो सांसद होते हैं वो सब वोट देते हैं। ठीक है, इनका इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारे राष्ट्रपति का प्रक्रिया है, मतलब इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्ट चुनाव तो आप समझते होंगे कि आपने वोट नहीं दिया है, इसका मतलब इनडायरेक्ट चुनाव है। आपको ये समझ में आता होगा कि ये भी पीआरएस सिस्टम को फॉलो करता है। पीआरएस का मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मतलब एक प्रोपोर्शन के लोग, जैसे बिलासपुर के आसपास के लोग सब हम अपने सांसद को वोट दिए थे, सांसद जाके वोट दे रहा है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट किया, एक प्रोपोर्शनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो पीआरएस सिस्टम है। एसटीवी भी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, मतलब
प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम होता है कि प्रेफरेंस दिया जाता है बैलेट पेपर में, आपका प्रेफरेंस भरा जाता है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, है ना। इसमें भी विप विप फॉलो नहीं होता। विप का आपको लोगों को बताया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी पहले से डिसाइड कर लेती है कि इसको वोट देना है, उसको विप बोलते हैं। तो इसमें भी विप फॉलो नहीं होता, इसमें जिसको जैसा मर्जी है वैसा वो वोट दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आगे, इनका जो टेन्योर है, ये टेन्योर भी 5 साल तक रहता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल रहते हैं, वैसे ये भी रहते हैं 5 साल, जब से ओथ लेते हैं, जिस दिन से ये शपथ ले लिए उस दिन से ये उसके आगे के 5 साल के लिए ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं। अभी लेटेस्ट में कौन है वाइस प्रेसिडेंट, कोई बता सकता है? वेंकैया नायडू। हाँ, वेंकैया नायडू जी। ये है 11 अगस्त, ठीक है, 2017 में इन्होंने ओथ लिया था। तो अगले 10 अगस्त को मान के चलिए, 10 अगस्त, ठीक है, 2022 तक तो ये रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद भले 11 अगस्त 2022 को फिर कोई नया आ जाए या जो भी उनका रहा। उसके बाद अब अगर ये 5 साल के लिए तो है, लेकिन बीच में अगर कुछ हो गया तो, जैसे कि इनका टेन्योर कैसे खत्म हो सकता है इनकी मृत्यु हो जाए। तो अगर इनकी मृत्यु हो गई बाई चांस, या फिर ये खुद से रिजाइन कर दिए कि भैया मेरे को नहीं रहना, वो रिजाइन कर दिए, या तो इनको हटाया जा सकता है। तो इनको हटाया इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं जाया जा सकता, इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट पे लगता है, वो महाभियोग बोलते हैं जिसको। इनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस अपनाया जाता है, स्पेशल प्रोसेस से हटाया जाता है अगर इनको हटाना होगा तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है हटाने की, लेकिन अगर हटाना होगा तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर ये रिजाइन कर, डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, अब खत्म ही हो गया, तब क्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये रिजाइन करेंगे तो किसको रिजाइन करेंगे? मतलब आपको मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये क्वेश्चन शायद नहीं बता पाया था, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, छुटकू पुटकू सब एग्जाम में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रेजिग्नेशन देते हैं? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करना है तो वो किसको देंगे? तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के ऊपर तो कोई है नहीं जिसको वो अपना रेजिग्नेशन दे। तो इनके समतल, लगभग समतल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक सबसे बड़ा इंसान है जो इनको ओथ दिलाता है, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जिसको बोलते हैं, वो इनको ओथ दिलाता है। इसलिए ये अपना जो रेजिग्नेशन है वो अपने सीजीआई को थमा देंगे। अगर सीजीआई नहीं है तो फिर आगे नीचे पीछे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए, अच्छा सॉरी, सीजीआई बोल रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीपीओआई को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसका अब क्योंकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, उनके नीचे जस्ट वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट जगह खाली करते हैं तो सबसे पहला मौका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलता है ना, इसलिए वो अपना इसको दे देंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब रिजाइन करेंगे तब वो इनसे ऊपर तो प्रेसिडेंट ही है, तो अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थमा के जाएंगे, ठीक है। ओके, जैसा हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है ये ज्यादा दिन तक खाली नहीं रह सकता, ठीक है, इसको अपन ज्यादा दिन तक खाली नहीं रख सकते। इसीलिए संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर में आप तत्कालिक इलेक्शन करवाइए किसी भी हाल में, ठीक है, और तब तक आप एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट आप रख सकते हैं, किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह को किसी को आप रख सकते हैं। लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। इनका अगर वेकेंट है तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि भैया आपको 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन करवाना है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना करवा लो, 6 महीना हो 1 साल हो आपकी मर्जी, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल आप करवा लो। इनके लिए कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो गई तो कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इनके लिए भी एलिजिबिलिटी लगभग कंडीशन वही रहते हैं कि भैया देश के नागरिक होने चाहिए, 35 साल होना चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और ये एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के लिए। मतलब देखिए, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि एक राष्ट्रपति एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए। लोकसभा मेंबर बनने का क्राइटेरिया है कि 25 साल से ऊपर आपका होना चाहिए। तो अगर कोई 25 साल से ऊपर है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है ना, हमारे देश का। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए उसको 30 साल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल के ऊपर एज की जरूरत पड़ती है। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि राज्यसभा के एलिजिबल होने चाहिए, है ना। सैलरी वैलरी में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 5 लाख रुपए सैलरी है तो इनकी 4 लाख रुपए सैलरी है।
पेंशन उनको 1.5 लाख मिलता है पर मंथ, तो इनको 1.25 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। और दोनों का ही पैसा CFI पे भार आता है। CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो अपना गवर्नमेंट अपना पैसा जहाँ पे रखती है उस पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसी से पैसा इनको भी सैलरी मिलता है। और इनको सैलरी कौन डिसाइड करता है कितना मिलना चाहिए? पार्लियामेंट। हर किसी की जो सैलरी होती है, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर इन लोगों की, वो सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि भैया कितनी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको इनका जो बड़ा भाई है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको शपथ दिलाता है। और अगर इनको रिजाइन करना होगा तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही जाके रिजिग्नेशन देंगे। ठीक है। अगर आप ओथ की बात करें, जैसे हमारे देश में जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो संविधान की शपथ लेते हैं, वैसे ये हमारे पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ लेते हैं। पोस्ट ऑफ सीक्रेसी मतलब पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, है ना। और कहाँ लेते हैं ये? तो ये राष्ट्रपति भवन में लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भवन, आपको वो याद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ शपथ लेते हैं? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, है ना। वैसे ये कहाँ लेते हैं? राष्ट्रपति भवन में। तो अल्टीमेटली इनका कुछ ऐसा प्रक्रिया है। इनको जो आपको बताया था कि स्पेशल प्रोसेस से हटाया जाता है, वो स्पेशल प्रोसेस मतलब ऐसा है कि देखिए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इम्पीचमेंट था, उसका बेसिस ये था कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, संविधान को नहीं फॉलो करता है, तब उसके आधार पे उनके ऊपर महाभियोग चल सकता है, इम्पीचमेंट चल सकता है। लेकिन इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं रखा है कि भैया आपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया, ऐसा। अगर ये गिल्टी साबित होते हैं, मतलब कोई भी चीज गलत काम किए हैं और गिल्टी साबित होते हैं या इनकेपेबल हो जाते हैं, हो सकता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया और कुछ पूरा बॉडी डैमेज हो गया, तो फिजिकल अगर इनकेपेबल हो गए मान लो, तो स्पेशल प्रोसेस के तहत इनको हटाया जा सकता है। वही प्रोसेस है कि 14 दिन का नोटिस पहले देते हैं इनको, और एक रेजोल्यूशन लाते हैं कोई भी सभा में, लोकसभा कोई भी सभा में नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रेजोल्यूशन होता है वो कोई भी सभा में लाया जा सकता है। जिस सभा में लाएंगे उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, और फिर सेकंड हाउस में जाता था, अगर आपको याद हुआ तो। लेकिन चूंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हेड किसका है? राज्यसभा का। उसका पूरा जीवन राज्यसभा में बीत जाना है, तो वो लोकसभा क्यों जाएगा? तो ऑब्वियसली इसका जो स्पेशल प्रोसेस का जो हटाने का प्रक्रिया है, लोकसभा में कभी भी लाया नहीं जाएगा। इसका जो प्रोसेस है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लेके आया जाएगा। और जनरली जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये बोला गया था कि पहले 1/4 लोग सपोर्ट करेंगे तो वो रेजोल्यूशन आएगा, और फिर 2/3 लोग वोट करेंगे, वैसा इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसमें बोल दिया है बस कि 50 लोग अगर ले आते हैं ऐसा रेजोल्यूशन कि इनको हटाना है, तो उसको हम लोग मानेंगे, फिर उसकी इंक्वायरी होगी और सिंपल मेजोरिटी के साथ इसकी वोटिंग होगी। अगर सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में अंतर ये होता है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 को माना जाता है और सिंपल मेजोरिटी 50% +1 को माना जाता है। मतलब जैसे अपन गिनते हैं ना, 5 लोग हैं और वोटिंग कर रहे हैं, तो 2 से अधिक 3 लोग अगर किसी एक चीज को वोट दे दिए तो आप जीत गए, तो वैसे ही उसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर लोग सपोर्ट कर दिए उस रेजोल्यूशन को, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कहानी। नेक्स्ट, इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि आप जैसा गवर्नर सुनते होंगे, गवर्नर की क्या पावर्स होते, पावर्स नहीं, गवर्नर को पहले हम लोग कंपेयर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, गवर्नर्स के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है, उसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंपेयर करते हैं, क्योंकि राज्यों का, एक राज्य का लगभग जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंडिया में पावर है, वैसा गवर्नर का एक राज्य में होता है पावर, है ना। तो हम इसको देखते हैं गवर्नर क्या होता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 153 153 ये कहता है हमारे देश में, संविधान में, कि हमारे देश में एक गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी अ गवर्नर इन आवर इन एवरी स्टेट। ठीक है, लगभग सब स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। दूसरा, ये कहाँ से लिया गया? क्योंकि हर कुछ मेन आर्टिकल होते हैं या संविधान में कुछ प्रावधान दिए रहते हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं से लिए हुए रहते हैं जनरली। तो इसको कहाँ से लिया गया? तो हम लोगों ने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा कि गवर्नर का बढ़िया रोल है वहाँ पे, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने गवर्नर का कॉन्सेप्ट उठा लिया। अच्छा किया। इनको बोला जाता है, इनको भी बोला जाता है ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट।
ठीक है, ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट असली वाला स्टेट है, राज्य वाला स्टेट है ना। तो राज्यों के ये हेड होते हैं ऑफिशियली, ऑफिशियली हम इन्हीं को हेड बोलते हैं। जैसे ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट मतलब नेशन वाला जो स्टेट होता है उसका ऑफिशियल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वाले स्टेट का ऑफिशियल हेड होते हैं गवर्नर, ठीक है। इन्हीं को हम चीफ ऑफ द स्टेट भी कह सकते हैं, चीफ ऑफ द स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो नॉमिनल हेड, जैसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं वैसे ही इनको भी नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहा जा सकता है ना। या फिर आप इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोल सकते हैं, जो भी ऑफ द स्टेट। ओके, अब हम लोग आते हैं सबसे बड़ी बात कि क्या ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट है ना, ऐसे ही होता है स्पेलिंग, इलेक्ट होते हैं, या ये अपॉइंट होते हैं, या ये नॉमिनेट होते हैं। ये तीन प्रक्रिया होती है किसी भी करने के लिए। मुद्दे की बात यह है कि इसका इलेक्शन नहीं होता। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, इनका इलेक्शन नहीं होता है ना। आप ये नॉमिनेट होते हैं क्या? तो ये नॉमिनेट भी नहीं होते बेसिकली, है ना। ये होते हैं अपॉइंट, है ना, ये होते हैं अपॉइंट। तो आर्टिकल नंबर 155 जैसे 153 बोलता है कि हमारे देश में गवर्नर होने चाहिए, तो उसी के आगे 155 बोलता है कि हमारे देश में गवर्नर अपॉइंट होने चाहिए। अब अपॉइंट करेगा कौन? तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो इंसान है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंसान, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। तो क्या अपने दिमाग से करेंगे? तो अपने दिमाग से नहीं करेंगे, इनको पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइस करेंगे कि भैया इसको रखो गवर्नर, इसको मत रखो। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। इनिशियली क्या हुआ था, शुरुआत में हर स्टेट के पास एक गवर्नर होता था, हर स्टेट के पास एक गवर्नर होना ही चाहिए था। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था कि किसी की मृत्यु हो जाती थी, कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, ठीक है। देखे तो होगे गवर्नर बहुत एज में तो बनते हैं बेचारे। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में इसको चेंज किया गया और ये बोला गया कि भैया एक गवर्नर जो है वो एक से अधिक राज्यों के गवर्नर बन सकते हैं। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ अभी जो पिछला गवर्नर हमारे यहाँ खत्म हो गए थे, तो क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जो गवर्नर थी वो हमारे स्टेट का गवर्नर भी बन गई थी। आपको याद है क्या, कौन थी वो? आनंदीबेन पटेल थी। और अभी कौन गवर्नर है हमारे? अनुसुईया उइके, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक गवर्नर जो होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत अब वो एक से अधिक स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। इनिशियली ये बोला गया था कि ना, जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये बोला गया था कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नर को अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको एडवाइस लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर से और उस राज्य के सीएम से, उस राज्य के सीएम से और पीएम से, दोनों से एडवाइस लेना पड़ेगा, तब जाके वो गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आया कि सीएम से अपॉइंट एडवाइस लेना। तो क्या हो रहा था, देखो जनरली पीएम किसी पार्टी का बनता है, बढ़िया पूरे देश में मेजॉरिटी हो जाती है, और वो फिर चाहता है तो किसी को भी गवर्नर बनवा सकता है। तो यहाँ सीएम अगर उसके पार्टी का नहीं है तो फिर वो हस्तक्षेप करेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, ठीक है, 11वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सीएम का एडवाइस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीएम से एडवाइस लेने, वो सिर्फ पीएम का एडवाइस लेके गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है, कोई उसमें बात नहीं है। गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? तो जिस दिन से वो ओथ लेता है, जिस दिन से वो शपथ ले लिया, उसके 5 साल तक वो गवर्नर रहेगा। अच्छा, इसके पहले अगर कुछ हो गया तो, इसके पहले बाई चांस वो टपक गए तो, अगर वो मतलब डेथ हो गया उनका तो, या फिर उनको वो रिजाइन कर दिए तो, उनको मन नहीं किया काम करने का। तीसरा, अब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इम्पीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेशल प्रोसेस के तहत उनको हटाया जाता है, वैसे इसमें ना डायरेक्ट इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि ये अपॉइंट होते हैं
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको डायरेक्टली हटा सकता है अपने मर्जी से, ठीक है। तो आप 3 तरीके से ये जगह खाली हो सकता है, या तो उनकी डेथ हो गई, या तो रिजाइन कर दिए, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है। ओके, अब मुद्दे की बात यह है कि ये किसके प्लेजर में काम करते हैं। बेसिकली इनको बोला जाता है कि ये, जैसे आप ये बोल रहे हैं ना कि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, हटा भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सकता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर में काम करते हैं। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। गवर्नर का पोस्ट भी कभी वेकेंट नहीं रह सकता, है ना। ये बात को भी याद रखिएगा कि गवर्नर का पोस्ट को भी वेकेंट नहीं रखने का प्रावधान है, इसको खाली मत रखिए, ऐसा बोला गया है। और ये बोला गया है कि अगर किसी कारणवश ये वेकेंट हो जाता है तो 30 दिन के भीतर इस पोजीशन को मतलब इसको तुरंत अपॉइंट करिए किसी नए इंसान को। और क्योंकि अपॉइंट तो तुरंत हो सकता है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस लेके बढ़िया अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसलिए संविधान में लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर इस पोस्ट को वेकेंट मत रखिए और तुरंत आप इसमें भर्ती करिए, ठीक है। ये रिजाइन अगर करना होगा तो किसको करेंगे, तो इनका सबसे बड़ा, इनको जो अपॉइंट करता है उसी को रिजाइन करेंगे। तो इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं तो रेजिग्नेशन भी उन्हीं को जाके दे देंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना इनको कभी भी हटा सकता है विदाउट प्राइम मिनिस्टर के परमिशन के। मतलब जब अपॉइंट करना था तब प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लिया गया, लेकिन जब हटाना है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल स्वतंत्र है, वो इनको हटा सकता है बिल्कुल अपने मर्जी से विदाउट द एडवाइस ऑफ पीएम। ये चीज को याद रखिएगा, है ना। अच्छा, अब एक और चीज ये आता है कि अगर जो एक्टिंग गवर्नर बनता है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, तो दूसरा किसी गवर्नर को बोला जाता है कि भैया आप मध्य प्रदेश के गवर्नर हो तो छत्तीसगढ़ को भी संभाल लो। तो ये जो एक्टिंग गवर्नर है बेसिकली इसको बेसिकली 30 दिन के लिए ही रखा जाता है, क्योंकि 30 दिन के अंदर तो नया ही गवर्नर बनाया जाता है। तो 30 दिन के लिए एक्टिंग गवर्नर को बना दिया जाता है, ठीक है। और अगर नया गवर्नर ज्वाइन करने में लेट हो जाता है, मान लो उसी समय उसकी तबीयत खराब हो गई तो ज्वाइन नहीं कर पाता मान लो, तो ये पुराना वाला गवर्नर चलाता रहता है, जितने दिन तक बेचारा काम चलता रहे तब तक वो काम चलाता रहता है। सैलरी वाइज ज़्यादा सैलरी इनकी रहती नहीं है। अगर आप देखें तो जैसे उन लोगों की सैलरी 1.5 लाख होती है, 1.25 लाख, इनकी 1.10 लाख रुपए पर मंथ होती है ना। नहीं मतलब ये पुरानी वाली सैलरी थी, अभी नई सैलरी का मेरे को पता नहीं है। पुरानी वाली सैलरी 1.10 लाख पर मंथ होती है थी 6 पे कमीशन के हिसाब से, 7 पे में बढ़ गई होगी। और बाकी इसका पैसा कौन देता है, क्या CFI से इसका पैसा आता है? तो ऐसा नहीं होता, इसका पैसा CFS से होता है। CFS क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। मतलब जो राज्य गवर्नमेंट है ना, राज्य सरकार, वो अपना पैसा जहां रखती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो इनका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है। लेकिन कितना सैलरी देना चाहिए वो डिसाइड पार्लियामेंट ही करता है, ठीक है। पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना पैसा देना चाहिए, लेकिन पैसा निकलेगा कहां से? इनका CFS से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि एक गवर्नर दो राज्यों का संभाल रहे होते हैं, तो क्या उसको 2 राज्यों का पैसा मिलता है? तो ऐसा नहीं है। वो अपने अपने राज्य अपना अपना मतलब टोटल सैलरी तो उसका उतना ही रहेगा। बस ये है कि जैसे मान लो 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो 75,000 एक स्टेट दे दी, 75,000 एक दे दी, ऐसे करके बांटा जाता है। लेकिन इनका सैलरी फिक्स रहता है, चाहे वो 2 राज्य करें, 3 राज्य करें, जैसा भी, ठीक है। ये उनका फिक्स है। इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ बेसिकली ओथ, अब शपथ दिलाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं आएंगे ना यहाँ पे शपथ दिलाने के लिए हर राज्यों का, तो इनको आपका शपथ दिलाता है उस राज्य का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो दिलाए थे, वैसे हमारे जैसे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो इनको शपथ दिलाएगा, ठीक है। ये भी पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। और शपथ कहाँ लेंगे? तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में शपथ लेते हैं, वैसे ही जो यहाँ का विधानसभा होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, उसके हॉल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हॉल पे ये शपथ लेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को गवर्नर के बारे में थोड़ा सा समझ में आया क्या? तो चलिए अब हम लोग एक और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पार्ट 5 चल रहा है, पार्ट 5 एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी हम गवर्नर को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है,
मेन इंसान के पास, जिन इंसान से हमारा पूरा देश चलता है, रियल हेड ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, ठीक है। इनके बारे में अब जितना मतलब कितना कितना बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ आपको इनके बारे में। देखिए, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री अपॉइंट होगा कि इलेक्ट होगा, कौन बताएगा? अपॉइंट होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। 75(1) यही कहता था कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करवाते हैं। फिर उन लोगों की जॉइंट अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, ये अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, ये 75(1) आर्टिकल में ये कहा गया है। तो ये आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। कोई अगर आपको बोले कि प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल में है, तो 75(1) में ये बोला गया है कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाए। इसका किसी संविधान से इसको लिया गया है, तो बेसिकली इसको ना ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया। ब्रिटेन के संविधान में इसका अपने उधर के प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख था, तो हमने वहां से कॉपी, मतलब वहां से हमने इसको ले लिया कि हमारे देश में भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड भी कहा जाता है। ये बिल्कुल एक रियल हेड ऑफ द नेशन है, ठीक है। या आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश के जो गवर्नमेंट होंगे उनके ये हेड हैं, ठीक है। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर आप बात करेंगे कि जो इनको पावर है, वो बिल्कुल यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वैसा ही स्टेटस इनके पास भी है। मतलब देखिए, इनके पद के बारे में हमने ब्रिटेन से लिया है कि ऐसा पद होना चाहिए, लेकिन इनके पास जो पावर होगा ना, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जो पावर होगा, वो सब पावर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी होगा। तो अगर कोई पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनका किस से लिया गया है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट का जो भी स्टेटस होगा, उस स्टेटस को हमने इनको दिया है, ठीक है। ओके, ये अपॉइंट होते हैं, आपको पता है, जो भी विनिंग पार्टी होगी वहां से ये अपॉइंट होते हैं। कितने दिन तक रहते हैं ये? तो ये रहते हैं 5 साल, या फिर आपका कब तक रहेंगे? 5 साल, या फिर टिल मेजॉरिटी, जब तक उनकी मेजॉरिटी है आपका लोकसभा में, तब तक ये इंसान रहेंगे। हो सकता है 5 साल के लिए सेलेक्ट तो हुए, लेकिन मेजॉरिटी 2 साल में गायब हो गई, तो तब तो गायब हो जाएंगे। तो जब तक मेजॉरिटी है लोकसभा में, या 5 साल तक ये रह सकते हैं। कब से? फ्रॉम ओथ डे, जिस दिन से ये शपथ लेते हैं, उस दिन के बाद से ये बढ़िया अपना पद ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। आखिरी बार मतलब चुनाव जब हुआ था 2014 में हुआ, ठीक है, अगर आपको याद होगा। फिर 2019 में भी हुआ। तो मई के महीने में लगभग ओथ सेरेमनी हुआ था। अच्छा, अगर 5 साल के लिए ये हुए या मेजॉरिटी तक हुए तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में कुछ हो गया तो मतलब इनका जो टेन्योर है, इनके बीच में टेन्योर ओवर कब कब हो सकता है? या तो ऑब्वियसली डेथ हो जाए, तो बीच में पोजीशन खाली हो जाएगा, या तो रिजाइन कर दें तो इनकी पोजीशन खाली हो जाएगी, या तो इनको डायरेक्ट हटाया जा सकता है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डायरेक्टली भी हटाया जा सकता है। अगर वो डेथ हो गया या रिजाइन कर दिया तो अपने वो होता है, लेकिन डायरेक्ट इनको हटाया जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए कि जनरली जो इलेक्शन होते हैं, जनरली जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, वो उनके अगले, मतलब जैसे मान लीजिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक टेन्योर है, इस टेन्योर खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएगा, है ना। इलेक्शन जनरली टेन्योर ओवर होने के पहले ही हो जाता है। अब ये रिजाइन अगर करना चाहें तो किसको करेंगे बताइए? आप लोग बता सकते हैं क्या किसको रिजाइन करेंगे? ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट। ये इनको जो अपॉइंट करेगा उन्हीं को वो अपना रेजिग्नेशन जाके देंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाके रेजिग्नेशन देंगे। ये भी अपॉइंट होते हैं और रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो इनको भी आप बोल सकते हो कि ये भी प्लेजर में रहते हैं ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या बोलते हैं, छत्र छाया में ये रहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिमूव कर सकता है। किस केस में? उस केस में कि अगर उस पर्टिकुलर पार्टी की मेजॉरिटी गिर गई, ठीक है, उस पार्टी की मेजॉरिटी गिर गई और उसके बाद भी वो इंसान रिजाइन ही नहीं कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ही नहीं कर रहा है कि मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा, तब जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसको डायरेक्टली हटाना पड़ता है उसके पद से। यही एक केस है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली हटा सकता है ना। सर हाँ बोलो। था कि अगर हमारे देश में मान लीजिए ये प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, रिजाइन कर दिए, ठीक है, तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर मतलब कैसे करें? तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर पीएम नहीं है, पीएम अगर नहीं है हमारे देश में अभी, तो इलेक्शन तत्कालिक होने चाहिए विद इन 6 मंथ। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विद इन 6 मंथ आप इलेक्शन करवाइए और प्राइम मिनिस्टर को लेके आइए, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का ये कुछ खास बात है। इसके बाद देखिए और हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि देखिए एलिजिबिलिटी के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो एलिजिबिलिटी इनके जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि भैया देश के नागरिक होने चाहिए वगैरह वगैरह, 35 साल के होने चाहिए। ये इसमें ना एज सच कोई मेंशन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कोई भी सभा से आ सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बोला गया था कि लोकसभा के एलिजिबल होने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, गवर्नर के लिए ये बोल दिया था कि आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। वैसे प्राइम मिनिस्टर में ये बोला गया है कि आप लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश में मैक्सिमम जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो लोकसभा से ही बने हैं। सिर्फ 4 बार ऐसा है, सिर्फ 4 बार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा से बने हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी जी 1966 में ये हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, राज्यसभा से। फिर HD देवगौड़ा साहब थे, ठीक है, HD देवगौड़ा साहब 1996 में ये हमारे देश में राज्यसभा से बने थे। फिर इंद्र कुमार गुजराल थे, IK गुजराल, ये 1997 में ही ठीक राज्यसभा से बने। और फिर मनमोहन सिंह जो 10 साल तक रूल किए हैं वो आपके राज्यसभा से ही बने थे। 2015 में ये 2005 में ये बने थे, 2014 तक, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोकसभा से ही ज्यादातर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आते हैं। एक एलिजिबिलिटी बस ये आप यहाँ मान के चलिए कि भैया ये लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे कम एज के कहाँ से आ सकते हैं? लोकसभा में 25 साल के ऊपर वाले लोग लोकसभा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपने मान के चलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 25 साल से ऊपर, कोई 26 साल का भी इंसान है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, इनकी सैलरी कहाँ से आती है? तो इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है ना, क्योंकि ये देश के हैं तो देश के से आएगा। इनका सैलरी कौन डिसाइड करता है? तो संसद में डिसाइड होता है, पार्लियामेंट में ये डिसीजन होता है कि इनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की अगर आप बात करेंगे तो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की अलग अलग सैलरी होती है अगर आप, और उनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करता है कि चीफ मिनिस्टर को कितनी सैलरी देना चाहिए। हो सकता है छत्तीसगढ़ को वाले सोचे कि हम ज़्यादा सैलरी देंगे, हो सकता है आपके आंध्रा वाले सोचे हम कम देंगे। तो हर स्टेट का अपना अपना चलता है। जैसे छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर की सैलरी 2,30,000 रुपये पर मंथ है। तो ये है, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि इनको ओथ कौन दिलाता है? तो कोई बता सकता है क्या इनको शपथ कौन दिलाता है? सर प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको शपथ दिलाते हैं। ये भी पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ लेते हैं। सिर्फ 2 ही इंसान हैं ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे शपथ लेते हैं? तो ये शपथ जहां मर्जी हो वहां ले सकते हैं। PM डिसाइड करेगा कि वो कहाँ शपथ लेंगे, ठीक है। तो जहां मर्जी है वहां ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की कुछ खास बातें थी जो मैं आप लोगों को बताया। इतना क्लियर है? नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76, ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 ये कहता है कि हमारे देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने चाहिए। इनका भी जो है ना, ब्रिटेन में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील होना चाहिए, है ना। तो हमने भी वहाँ से उठा लिया
कि बढ़िया ब्रिटेन में है तो उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो AGI को बोला जाता है लॉयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं, मेन लॉयर, उनको AGI कहते हैं, है ना। ये इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, देश के किसी भी कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को, या देश के बाहर किसी भी कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होते हैं AGI। अब आप इसको ये मत समझ लेना कि यूनाइटेड नेशन ऑफ में अगर कोई वो हो रहा है तो बेसिकली वहाँ यूनाइटेड नेशन में भी एक क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है, एक कोर्ट होता है, वहाँ पे भी हमारे लोग जज बन के जाते हैं, ऐसा है। तो वहाँ पे भी अगर हम लोगों को कभी इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो AGI रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब ये ओवरऑल सर्वे सर्वा है लॉ के मामले में, है ना। ये भी हमारे यहाँ अपॉइंट होता है ना, ये भी हमारे देश में अपॉइंट होता है। और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। किसके मदद से करेंगे? PM के एडवाइस लेंगे, क्योंकि भैया गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए प्रधानमंत्री से तो पूछना पड़ेगा कि भैया आपको कौन वकील ठीक ठाक लगता है जो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इनका टेन्योर जो होता है ये कभी भी फिक्स नहीं होता। इनका टेन्योर जैसे हो सकता है अब वकील कल के डेट में अच्छा काम ना करे तो जरूर थोड़ी 5 साल उसको ढोएगा गवर्नमेंट। आपका टेन्योर ना कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये नॉट डिसाइडेड होता है कि जब चाहे तब इनको हटाया जा सकता है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को खुद से अगर ये रिजाइन करना चाहें तो ये रिजाइन कर सकते हैं, अगर इनको काम पसंद ना आए तो ये रिजाइन कर सकते हैं, अगर इनको मृत्यु हो गई तो भी वो पोस्ट खाली रह सकता है, ठीक है। और या तो फिर इनको डायरेक्टली भी हटाया जा सकता है, डायरेक्टली आपके प्रेसिडेंट साहब इनको हटा देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बेसिकली उनके जूनियर्स भी होते हैं। एक हमारे देश में एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है एक, और इनके अंडर भी और होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो 4 होते हैं, है ना। तो टोटल हमारे यहाँ एक AGI है, एक SGI है और 4 ASGI हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, अगर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कौन लोग होते हैं जो ये बनते हैं, तो आप बोलेंगे कि देखिए जो इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के क्षमता रखता है उस इंसान को हम लॉयर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्षमता रखता है, ठीक है, या तो 5 साल उसने हाई कोर्ट में जज बन चुका है, 5 साल वो हाई कोर्ट में जज बन चुका है, या फिर 10 साल वो हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कर चुका है, लॉयर रह चुका है, वो सब एलिजिबल होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर ऐसा लगता है कि कोई वकील है जो बहुत अच्छा लॉ का जानकार है, लॉ स्कॉलर है, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। हालांकि इसकी सैलरी के बारे में कहीं पे उल्लेख नहीं है, इसको सैलरी जब मर्जी आए तब दे दो वैसा वाला है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो मर्जी आता है तब फेट चढ़ा देता है, इसका कोई सैलरी वैसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं इसको, शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं, रिजाइन भी बेचारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही करता है, और ये भी पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो इस प्रकार आपका ये जो 5 मेन एग्जीक्यूटिव थे हमारे देश के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और हमारे AGI साहब और हमारे PM साहब, ये 5 के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानना था जो मैंने आपको बताया। कुछ मैं आपको ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के पावर्स के बारे में बताना चाह रहा था, तो अगर आप चाहें तो मैं बता सकूं आपको। तो चलिए हम अब आते हैं, हमारे पास हमने POI के बारे में पढ़ा और गवर्नर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा इनकी शक्तियों का एहसास करते हैं कि इनके पास क्या क्या शक्ति है, क्या ये सिर्फ नॉमिनल हेड हैं या इनके पास सही में कुछ छोटे मोटे पावर्स हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के पास लगभग बहुत सारे पावर होते हैं। जैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी ये कहती है कि हमारे देश में 3 पिलर्स हैं, जो कि कहता है एग्जीक्यूटिव एक पिलर है, ठीक है, एक पिलर है लेजिस्लेटिव पिलर, है ना, और एक पिलर है जुडिशरी। ये 3 पिलर तो हमारे देश में मौजूद हैं। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव कुछ पावर भी होता होगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अपना एग्जीक्यूटिव पावर है, गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि दोनों तो एग्जीक्यूटिव ही है। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की शक्ति, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आप जानते हैं कि, या बताऊंगा आपको कि ये भी कानून बना सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसद के अंदर ही कानून बनता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कानून बना सकते हैं, और आप देखना चाहें तो गवर्नर भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी कौन करता है? जज करता है, कोर्ट में होता है फैसला। लेकिन आप ये जानना में वो हों कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कुछ चीजों का न्याय कर सकते हैं, और गवर्नर भी चाहे तो न्याय कर सकता है। आपको याद होगा संजय दत्त को के लिए भी बात चल रही थी, तो गवर्नर के पास चिट्ठी गई हुई थी कुछ सजा कम करने के लिए। तो ऐसे होते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कुछ शक्तियां बताता हूं, जैसे फाइनेंशियल, पैसों से रिलेटेड शक्तियां, या मिलिट्री से रिलेटेड शक्तियां, या दूसरे देश में चीजें होती हैं तो डिप्लोमेटिक शक्तियां। अगर देश में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इमरजेंसियां शक्ति, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी की शक्तियां, या कुछ अपने दिमाग से करना होगा, डिस्क्रिशनरी शक्तियां। ये सब शक्तियों का एहसास अपन देखते हैं। फाइनेंशियल के मैटर में दोनों के पास पावर है, ये इंडियन गवर्नमेंट को बोल सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है। मिलिट्री देश का होता है, राज्यों का मिलिट्री नहीं होता, तो इसलिए इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये शक्ति है, मिलिट्री का पावर इसके पास नहीं है, ठीक है। डिप्लोमेटिक बोले तो देश विदेश का आपस में रिलेशन होना, तो डिप्लोमेटिक ऑब्वियसली ये राज्यों का है, तो इसके पास तो कोई पावर होगा नहीं दूसरे देश का डिप्लोमेटिक करना, लेकिन इसके पास पावर होता है। इमरजेंसी, बेसिकली इमरजेंसी लगाया जाता है तो पूरा का पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, गवर्नर बेचारा खाली हाथ हो जाता है। तो यहाँ पे ये गैप। डिस्क्रिशनरी मतलब होता है, देखिए कई बार ऐसा होता है जो अपने आप को समझ में नहीं आता, तो फिर आप क्या करते हो, अपने बॉस के पास भेज देते हो कि भैया आप मेरे को समझा दो। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो खुद ही बॉस है, तो वो किसके पास भेजेगा? तो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, लेकिन ये गवर्नर के पास होता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आए तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज सकता है अपना कुछ बिल, अगर उसको समझ में नहीं आए तो वो राष्ट्रपति के पास भेज लेता है। तो ये कुछ शक्तियां हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके पास है। अब एक एक को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके जाता हूँ और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन से होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए एग्जीक्यूटिव पावर का सीधा सीधा लेना देना है कि आपके पास अपॉइंट करने की क्षमता है क्या, किसी को आप किसी को नियुक्त कर सकते हो क्या, या फिर आप किसी को रिमूव कर सकते हो क्या। ये एक मेन एग्जीक्यूटिव पावर है, होता है। तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी तक आप देखते आए हैं कि कितने लोगों को अपॉइंट कर रहा है भाई, पीएम को अपॉइंट कर ही रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर ही रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, कैग को अपॉइंट करता है, गवर्नर को भी अपॉइंट यही करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट यही करता है, सबको तो यही करता है अपॉइंट। गवर्नर की अगर अपन बात करें तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर भी सेम ऐसा ही होता है प्राइम मिनिस्टर जैसा, एक पार्टी को आप वोट देते हो, फिर उन लोग जाते हैं और अपना नेता बोलते हैं, वैसे टाइप का। ये भी चीफ मिनिस्टर भी बोलता है कि भैया मेरे मंत्री परिषद को ले लो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी गवर्नर ही वो करता है। जैसे ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करता है, वैसे ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को करता है अपॉइंट। तो अपॉइंट करने की क्षमता तो है, आप बोल दो कि ये नॉमिनल पावर है इनके पास, नाम मात्र का पावर है, लेकिन अपॉइंट तो ये करते हैं। आप जिनको रियल हेड बोलते हो प्राइम मिनिस्टर को, उनको भी अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर तो है इनमें, दमदार है। दूसरा आप लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। चलिए, लेजिस्लेटिव पावर ये कहता है कि भैया आपको कानून बनाने की क्षमता होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाना, है ना, या तो ये कानून बनाएंगे या तो कानून बनाने में मदद करेंगे। तो आपको मैं सबसे पहला, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, मैं आपको एक पहला बताता हूँ। चलिए, पीओआई को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए पीओआई और यहाँ पे जीओ गवर्नर को यहाँ पे लेते हैं, चलो, है ना। पीओआई, देखिए कानून कहाँ बनता है? कानून बनता है संसद में, या फिर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो लेजिस्लेटिव स्टेट का तो अभी बात नहीं कर रहे हैं। देश भर का कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। संसद में क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाके वहां पे बैठ के कानून बनाते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर वो अपने बंदे को भेज दें कि भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू जा और जाके कानून बनाने में मदद कर, तो अल्टीमेटली तो आप बोलोगे ना कि ये कानून बनाने में मदद कर रहे हैं, आखिर लेजिस्लेटिव पावर हुआ। तो बेसिकली इनके पास ना नॉमिनेशन का पावर है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा में दो बंदों को ये भेज सकते हैं कि भैया जाओ कानून बना के आओ, वैसे ही राज्यसभा में ऐसे 12 लोग होते हैं जिनको ये बोलते हैं कि जैसे इनको आर्ट, ठीक है, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क, इन 4
क्राइटेरिया के बेसिस पे ये 12 लोगों को चुनते हैं और बोलते हैं कि भैया आप ना राज्यसभा में जाओ और कानून बनाने में मदद करो। तो अल्टीमेटली यही तो लोगों को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है। दूसरा इसी में पॉइंट मैं बोलता हूँ कि भैया देखो, कई बार जो आपका संसद का सत्र होता है, आप कभी सुने होंगे कि संसद का 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सेशन, ठीक है, एक होता है मॉनसून सेशन, ठीक है, और एक होता है विंटर सेशन। ये जैसे मान लीजिए आपका साल शुरू होता है, ठीक है, आपका जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है, तो फरवरी में 1 फरवरी को बजट आ जाता है, तो आप फरवरी से लगभग मई तक आप समझ सकते हो कि ये बजट सेशन चलता रहता है। मॉनसून सेशन 1 महीने का गैप लेते हैं, जून में गैप लेते हैं, फिर जुलाई से सितंबर तक मॉनसून सेशन चलता है, बारिश वारिश होता है बढ़िया। फिर 1 महीना गैप लेते हैं अक्टूबर में, नवंबर से दिसंबर में ठंडियों का रहता है, तो ठंडी मतलब देखो क्या होता है कि पूरे देश में 790 सांसद हो गए, है ना, तो अब दिन भर तो 12 महीना पार्लियामेंट में नहीं बैठा सकते, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बीच बीच में सेशन बुला बुला के कार्रवाई की जाती है। तो 3 बार सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ना पार्लियामेंट का सेशन जब होता है तो उसको इनवाइट कौन करता है, मतलब ये सेशन के लिए बुलावा कौन भेजता है कि भैया आओ और बैठो, बढ़िया अपना सेशन चालू हो रहा है, तो इनविटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो क्या कि कानून बनाने के लिए वो बुला रहे हैं लोगों को, तो कानून बनाने का पावर उनके पास है ना। तो आर्टिकल 85 एक्चुअली यही बोलता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इनवाइट फॉर पार्लियामेंट्री सेशन, ये होता है। अब पार्लियामेंट सेशन में बहुत सारे बीच बीच में कुछ कुछ होते हैं, प्रोरोगेशन होता है, एडजर्नमेंट होता है, डिसॉल्यूशन होता है, तो वो सब चलो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, है ना। तीसरा, अगर आप ये बोलो कि कोई ऐसा बिल है जिसमें डेडलॉक हो गया है, मतलब डेडलॉक मतलब लोकसभा से मान लो पास हो गया और राज्यसभा उसको पास नहीं किया, या फिर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन राज्यसभा बोला कि कुछ कंडीशन के साथ ही मैं उसको पारित करूंगा, और वो कंडीशन लोकसभा को पसंद नहीं आया। ऐसे में क्या होता है, बिल और जरूरी है और डेडलॉक हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सामने आता है और बोलता है कि भैया मैं ना अब जॉइंट सिटिंग कराऊंगा, जॉइंट सिटिंग या जॉइंट सेशन आप बोल सकते हैं, जॉइंट सेशन जिसमें लोकसभा के लोग भी होते हैं और राज्यसभा के लोग भी होते हैं, सब लोग एक साथ बैठे रहते हैं, और फिर उसमें हम ये एक्चुअली आर्टिकल नंबर 108 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन करवा सकते हैं कोई बिल के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तभी, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पूरे आज तक के इतिहास में 3 बार ही ऐसा हुआ है कि कोई बिल के लिए आया है। एक बार डाउरी एक्ट आया था, उसके लिए एक बार दोनों बैठे साथ में, बैंकिंग एक्ट आया था 1977 में, और एक बार पोटा एक्ट आया था, उसमें उसके लिए लास्ट बार 2002 में साथ में बैठे थे, है ना। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर लोकसभा का जो हेड होता है वो तो स्पीकर होता है, ठीक है, इसका जो हेड है वो आपका स्पीकर कहलाता है ना, और इसका जो हेड है वो कहलाता है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं वो इसके हेड होते हैं। अब अगर ये दोनों साथ में बैठेंगे तो फिर हेड कौन करेगा, दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, कौन करेगा हेड। तो देखिए इस केस में आपका स्पीकर ही करेगा हेड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें आप कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, स्पीकर हेड करेगा। लेकिन अगर स्पीकर नहीं रहा तो क्या करें, तो फिर राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा, ठीक है, सॉरी पहले लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा वो हेड करेगा, वो भी नहीं रहा तो फिर राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर हेड करेगा, उसका स्पीकर मतलब मेन हेड नहीं करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस मामले से हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे। तो इसका जो हेड रहेगा, ये क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि अगर जॉइंट सेशन होता है तो हेड कौन करता है, तो स्पीकर करते हैं, नहीं तो डिप्टी स्पीकर, नहीं तो फिर इसके डिप्टी स्पीकर, ये ऐसा सेशन चलता है, ठीक है। ये जनरली कोई भी बिल के लिए होता है, ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल वगैरह के लिए ऐसे जॉइंट सेशन होते हैं। तो बेसिकली देखिए कानून बनाने के लिए ये दोनों को बैठा दिए एक साथ, तो अल्टीमेटली कानून बनाने का पावर किसके पास है, तो उनके पास है, ठीक है। आप एक और देखिए कि कंसेंट, आपको मालूम है ना कि जब भी कोई बिल आता है, कोई कानून बनता है, तो वो कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, वो जब इसमें साइन करके दे देते हैं बढ़िया टाइप से,
तब जाके वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे CAB था, है ना, वो CAA हो गया, बिल से वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रेटिफाई कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। तो अल्टीमेटली आप ये देखो कि ये जो बिल है, ये कानून है, कानून को वेरीफाई कौन किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। आप ये देखो। अच्छा, इतने में भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आपको मैं वीटो भी बता देता हूँ। वीटो पावर ये कहता है कि जब कभी भी कोई मेजॉरिटी में कोई, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, उसमें से 4 लोग एक तरफ बोल दिए कि भैया ये आदमी गलत है, चारों आदमी बोले ये गलत है, लेकिन आप अकेले बोल रहे हो कि ये आदमी सही है, तो आप क्या कर रहे हो? वीटो इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आप उनके खिलाफ जा रहे हो, है ना, मतलब मेजॉरिटी के खिलाफ जाना इज कॉल्ड वीटो। तो हमारे देश में 3 टाइप का वीटो है, 3 टाइप का वीटो मौजूद है। कौन से हैं? एक तो होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये होता है कि जब अगर कोई बिल है, वो बिल अगर राष्ट्रपति के पास आया कि भैया आप साइन कर दो, तब ये एक्ट बन जाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीधा सीधा मुंह पे मना कर दिए, ना बाबा ना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। मतलब सीधा बोल देना कि नहीं हो सकता, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन ये एब्सोल्यूट वीटो कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई ऑफिशियल बिल पे नहीं ला सकते। जैसे ऑफिशियल बिल का मतलब आप क्या समझ रहे हो? कोई मनी बिल है, पैसों से रिलेटेड बिल है। अब भैया जैसे मान लीजिए कोई पैसों से रिलेटेड चीज करना है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला नो 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 नो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर सब चीज काम ही रुक जाएगा फिर। तो ऑफिशियल बिल पे एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी कोई बिल है, दूसरा कुछ टाइप का बिल है, तो उसको आप ला सकते हो, उस पर आप एब्सोल्यूट वीटो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया, तो वो बिल लैप्स हो जाता है, वो बिल का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये बात को याद रखिएगा, है ना। दूसरा टाइप का बिल होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है कि कोई बिल है जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या किया? उसको बोला कि भैया कुछ सुधार करने की जरूरत है, आप ये सुधार करो, वापस ले जाओ ये बिल को और सुधार करके भेजना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो कई बार होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कई बार ऐसा बोलते हैं, और फिर अगर ये आपका वापस यही बिल को सुधार करने के बाद भेज दिए, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड होता है उसको फॉलो करने के लिए, तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा जो वीटो होता है उसको बोलते हैं जेबी पॉकेट वीटो। जेबी पॉकेट वीटो का मतलब ये है, पॉकेट का मतलब आप समझते हैं ना, जेब, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसमें कुछ प्रॉब्लम लगा, तो क्या किया ना, अपने जेब में भर के ले गया, बोला बाद में देखूंगा करके, और वो कभी देखेगा ही नहीं। मतलब जब तक वो पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया है तब तक उस बिल पे कुछ फैसला नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वीटो क्या था, वो सीधा सीधा मना कर दिया, नहीं मतलब नहीं, तो वो पूरा बिल ही लैप्स हो गया, है ना। सस्पेंसिव वीटो में वो कुछ सजेशन के लिए भेज दिया और वापस फिर आता है तो फिर पास करना पड़ता है। जेबी पॉकेट वीटो में क्या होता है कि भैया वो अपने जेब को पेंडिंग में डाल दिया, उस बिल को पेंडिंग में डाल दिया कि देखूंगा, जब मर्जी होगा तब करूंगा। इसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर दिया, मतलब उसको पेंडिंग में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड ये भी पॉकेट वीटो। तो ये आप लोगों का मतलब आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अल्टीमेटली एक बिल, एक कानून को रोकने का अधिकार, उसको मना करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो आप ऐसा मत समझिए कि वो नॉमिनल हेड है वो नॉमिनल हेड, लेकिन कुछ ना कुछ इतनी सारी पावर्स उसके पास हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझेंगे तो ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम आते हैं और कानून के लिए ही हम बात कर रहे थे, तो हम ना इसमें 6वां पॉइंट भी देखते हैं, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यादेश। ये ना ऐसा चीज है कि जैसे कोई बिल होता है, तो मान लीजिए पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रही है, ठीक है, पार्लियामेंट अभी सेशन नहीं चल रहा है, हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा लोकसभा डिसॉल्व हो गया है ना, या अभी सेशन में सत्र में नहीं बैठे हुए हैं, मस्त घर में चिल कर रहे हैं सब लोग, और अचानक से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि भैया कुछ क्या बोलते हैं बिल लाना चाहिए, और सत्र तो बैठा नहीं हुआ है, सत्र बैठने का भी टाइम है, और उनको हड़बड़ी मची रहती है, अगर मची होगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर ये गवर्नर के लिए भी लागू होता है, वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए
प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से एक अध्यादेश ला सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं हिंदी में। ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल एक बिल जैसा होता है, जैसा बिल आता है वैसे ये अध्यादेश होता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए ही होती है। क्योंकि भैया ठीक है, अभी आपका सत्र नहीं बैठा है, लेकिन सत्र बैठेगा ना कभी तो बैठेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो 6 महीने के अंतराल में चुनाव तो हो जाएगा कभी ना कभी। तो ये बोला गया है कि भैया 6 महीने के लिए ही आपका बिल, जो आप ऑर्डिनेंस अगर ले आते हो, ये तो मतलब ऐसा है ना, फरमान है, तुगलकी फरमान टाइप का, कि जैसे एक बार याद है क्या, आप लोगों को देखे होंगे, राहुल गांधी एक दिन क्या किया था, ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस को वो क्या बोलते हैं, कैमरे के सामने प्रेस में ही फाड़ दे रहा था, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर लेके आता है कि भैया ये बिल है, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंतराल में लोकसभा या राज्यसभा जब ये आ जाता है, सत्र में बैठता है, तो इस अध्यादेश को उसको लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट करना पड़ता है। और अगर लोकसभा राज्यसभा इसको पास कर देता है, तब तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक्ट में तो तब होता था जब प्रेसिडेंट साइन करते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ही लेके आए हैं, तो जब यहाँ से पास हो जाता है तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर लोकसभा राज्यसभा से ये बिल रुक जाता है, तो ये ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड हो जाता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना। तो ये है आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा ही सेम गवर्नर का भी है, इसमें कोई कुछ खास बात नहीं, बस आपको मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। जैसे ये लोकसभा राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, वैसे ही ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में करते हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद क्या कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ एक सीट रहता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर किसी राज्य में 6-8 राज्य हैं, उनमें है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जितने भी मेंबर होंगे उसके 1/6 मेंबर को ये अपॉइंट कर सकते हैं इसी फील्ड से। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल वर्क, बस एक फील्ड इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, वो है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारिता। तो जैसे आप राज्यों में सुनते होंगे ना, सहकारिता वो होते हैं, ठीक है, सहकारी समिति होते हैं वगैरह, तो कोऑपरेटिव से होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव एक्चुअली एक स्टेट का लिस्ट में आता है, इसलिए ये होता है। बाकी सारा कुछ गवर्नर का सेम है, बस अंतर यह है कि जैसे वीटू की मैं बात कर रहा था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 टाइप का वीटू होता है, इसके पास 4 टाइप का वीटू होता है। गवर्नर के पास 4 प्रकार का वीटू होता है। तीनों वीटो तो सेम है, आपका एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और जेबी पॉकेट। एक वीटो और आ जाता है, उसका नाम है डिस्क्रिशनरी वीटो। डिस्क्रिशनरी वीटो का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक विधानसभा है, विधानसभा में बढ़िया एक बिल आया, बिल को गवर्नर को दिया गया कि भैया आप साइन कर दो। गवर्नर ना एब्सोल्यूट बोला कि बिल्कुल मना नहीं किया, ना वो बोला कि उसमें कुछ चेंज कर दो, ना वो बोला उसके जेब में भर दिया अपना, ऐसा भी नहीं किया। वो बोला कि नहीं, मेरे को अपने बॉस से पता करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। तो वो बोला कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछूंगा। तो अगर कोई राज्य का बिल को गवर्नर रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो उस वीटू को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी वीटू, है ना। ये डिस्क्रिशनरी वीटू गवर्नर के पास होता है, और अगर जब ये वीटू का इस्तेमाल होता है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर आ जाता है कि वो उस राज्य के बिल का फैसला कर सके, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल में अपने वीटू लगा सकता है। मतलब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अपना सस्पेंसिव लगा सकता है, एब्सोल्यूट लगा सकता है, जो चाहे वो उसमें लगा सकता है ना। ये है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका था। अब मैं बस आपको 2-3 पॉइंट और बताना चाहूंगा, क्योंकि 10 मिनट बस बचे हैं मेरे पास, तो 10 मिनट में आपको मैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये थी कि मैंने आपको बोला था कि इनके पास ना जुडिशरी पावर भी है। अब आप लेजिस्लेटिव पावर से तो आप समझ में आ गया होगा कि भैया इनके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, कानून बनाने में तो अधिकतम शक्तियां तो इन्हीं के पास हैं, ठीक है। जुडिशरी पावर मतलब होता है कि न्याय करने की क्षमता। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जो न्याय करता है वो हमारे कोर्ट्स में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में। इनके पास भी ऐसा कुछ है क्या? तो आर्टिकल नंबर 72 और इसमें अगर आप बोलें तो 161 में ये सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर, ये कहा गया है कि इनके पास जुडिशियल पावर है, जिसको बोलते हैं पार्डन का पावर। पार्डन का मतलब समझते हैं ना, क्षमा करना। तो आपको याद होगा कि अजमल कसाब से लेके बहुत सारे लोग
कभी फांसी उनको सजा हो जाती है, फिर भी वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हमारी उसको क्षमा कर दी जाए। तो ये शक्ति इनके पास जरूर है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डन करने की क्षमता होती है। पार्डन करना का मतलब होता है कि उस पूरे आपका जो क्राइम है ना, क्राइम को जीरो बना सकता है वो। मतलब ऐसा बोल सकता है कि आप बिल्कुल कुछ क्राइम नहीं किया है, इस प्रकार भी वो किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं पार्डन। ये किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब देश के कहीं कोई भी कोर्ट में ये लागू होता है। डेथ के अगेंस्ट भी लागू होता है, मतलब किसी को फांसी की सजा हो गई तो भी वो पार्डन मांग सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और अगर किसी को कोर्ट मार्शल भी करना होगा डिफेंस में, तो भी कोर्ट मार्शल के पहले वो पार्डन के लिए मांग सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। और इनकी मर्जी है, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं, गवर्नर की बात करेंगे, तो गवर्नर अपने स्टेट के कोर्ट में ही पार्डन कर सकता है। भाई छत्तीसगढ़ का जो स्टेट का हाई कोर्ट है का जो चीफ जुडिशियल जज है, वो तेलंगाना में थोड़ी जाके पार्डन की क्षमता देगा, वो अपने कोर्ट में ही देगा, ठीक है। हाँ, डेथ के अगेंस्ट में ये पार्डन नहीं दे सकते। डेथ के अगेंस्ट में पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दे सकते हैं, क्षमा याचना वही कर सकते हैं। और ये कोर्ट मार्शल में भी नहीं कर सकते, कोर्ट मार्शल में भी सिर्फ यही कर पाएंगे, है ना। इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट पावर बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला कि प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर भी है। मतलब मिलिट्री पावर आप समझते हैं ना, जैसे, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, नो गवर्नर नथिंग। इनका ये कहना है कि देखिए हमारे पास कौन से पावर हैं, आर्मी है, नेवी है ना, एयर फोर्स है, ये 3 फोर्स हैं हमारे पास। ये तीनों फोर्स के सुप्रीम कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनके जो बॉस हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि इनके जो हेड होगा, इनका जो हेड होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा। इसीलिए इन लोग एक बार मतलब एक बार नहीं, उनके पूरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टेन्योर में 3 बार इन लोग उनको सलामी देते हैं। बहुत खतरनाक, इसको फ्लीट रिव्यू भी कहा जाता है कि ये 3 बार इनको अपने टेन्योर में सलामी देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई देश वॉर में जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है, इसका परमिशन ये आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को कौन देगा, राष्ट्रपति ही देगा, ठीक है। राष्ट्रपति के बोलने पे ही आर्मी, नेवी, एयर फोर्स किसी भी वॉर पे चालू कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर मौजूद होती है। अगर आप डिप्लोमेटिक पावर की बात करें, डिप्लोमेटिक पावर, तो डिप्लोमेटिक मतलब होता है कि दूसरे कंट्रीज के साथ कैसा आप रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो फॉरेन टूर पे जाया करते हैं, ठीक है। मतलब आर्मी क्या बोल रहे हो? तो डिप्लोमेटिक मामले में देखिए, प्राइम मिनिस्टर आप देखे होंगे कि बहुत सारे फॉरेन टूर पे जाया करते हैं। लेकिन जानते हैं आप कभी कि प्राइम मिनिस्टर अपने नाम से कभी नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आ पाए तो मैं आ रहा हूँ। मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन टूर पे जाता है, कोई भी रिलेशन बनाता है फॉरेन कंट्री से, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये अपॉइंट भी करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ दूसरे देश के एम्बेसडर होते हैं, या हम दूसरे देश में एम्बेसडर छोड़ के आते हैं, तो उनको भी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। जैसे कि आपको पता है क्या कि हम कई जगह पे एम्बेसडर होते हैं और कई जगह में हाई कमिश्नर होते हैं। किसी को पता है क्या कि ये दोनों कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? किसी को पता है क्या? नहीं पता। देखिए आपको कॉमनवेल्थ नेशन मालूम है क्या? कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है। मतलब ब्रिटेन जिस देशों पे रूल कर रखा है उन सबको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ देशों में, ठीक है, अगर हम लोग अपना एम्बेसडर छोड़ रहे हैं, अपने आदमी को छोड़ रहे हैं, उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। और अगर कॉमनवेल्थ के बाहर के नेशन हैं उनमें अगर हमारे आदमी हैं तो उनको एम्बेसडर कहा जाता है ना। ये है। तो अल्टीमेटली आप देखें डिप्लोमेटिक पावर भी तो इन्हीं के पास है, इन्हीं के नाम से तो प्रधानमंत्री जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पावर तो इनके पास है ही। लास्ट कुछ पावर हम देखते हैं, वो है आपका इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर क्या कहता है? हमारे देश में ना 3 प्रकार से इमरजेंसी लग सकता है, 352,
356 और 360 ये 3 आर्टिकल इमरजेंसी के लिए होते हैं। ये बेसिकली आपका नेशनल इमरजेंसी कहलाता है, ठीक है, ये आपका स्टेट इमरजेंसी कहलाता है और ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी कहलाता है ना। तो नेशनल इमरजेंसी जनरली कभी वॉर वगैरह हो जाता है ना, एक्सटर्नल अटैक होता है तो या इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो ऐसा नेशनल इमरजेंसी होता है, ठीक है। 356 आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वहां पे आपका इमरजेंसी लगाया जा सकता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है 356 को। और 360 में बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर कोई हो गया देश में तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। फाइनेंशियल आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ इफेक्ट इसका क्या क्या होता है कि बेसिकली 352 आर्टिकल में ये होता है कि भैया पूरे देश का जो वो है ना, कुछ कुछ जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो रुक जाते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल राइट में भी बताया था कि इमरजेंसी कुछ कुछ कंडीशंस रुक जाते हैं, जैसे आर्टिकल 19 जो है वो रुक जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे लोकसभा वगैरह चलता रहता है तो उसका टेन्योर 1 साल बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट चलते रहती है अपने उस पर। अगर आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो प्रेसिडेंट रूल में आपका स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्न करेंगे उस स्टेट को, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। और 360 में ये बोलते हैं कि अगर देश में बहुत ज़्यादा पैसे की किल्लत हो गई है तो ना बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वगैरह सबकी सैलरी काटी जाएगी, मतलब जैसे एमएलए वगैरह की सैलरी कट जाएगी, एमपी की सैलरी कट जाएगी। तो अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी आज तक सिर्फ 3 बार हमारे देश में लगा है। एक बार तो 1962 में लगा था जब इंडिया और चाइना का वार हो गया था, 1971 में लगा था जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया था, और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम देके इमरजेंसी लगा दिया था। तो ये 3 जो वॉर हुए हैं हमारे देश में ये नेशनल इमरजेंसी हुए हैं। स्टेट इमरजेंसी जो होता है प्रेसिडेंट रूल, ये तो अनगिनत बार लग चुका है ना, ये तो बहुत बार लग चुका है, प्रेसिडेंट रूल लगता ही रहता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसमें खुद एमएलए और एमपी लोगों की सैलरी कट जाती है तो वो वैसा चाहते भी नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक कभी नहीं लगा, ठीक है, ये एक बार भी नहीं लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं जो आप लोगों को मेरे को बताना था ओवरऑल। तो इतना सारा कुछ समझने के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के क्या क्या पावर्स होते हैं और एजीआई कैसे काम करता है, पीएम और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर और आपका पीओआई। तो होप आपका एग्जीक्यूटिव को मैं समझा पाया हूँगा पार्ट 5 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग लेजिस्लेटिव को पढ़ेंगे, ठीक है।